मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेसन 2 का शीर्षक है लक एंड रिस्क। ये अध्याय जीवन और विशेष रूप से धन से संबंधित परिणामों में लक और रिस्क की भूमिका पर गहराई से चर्चा करता है। हाउसेल बताते हैं कि लक और रिस्क दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जो व्यक्तिगत प्रयासों से परे होती हैं और हर परिणाम को प्रभावित करती हैं। वे इन्हें सिबलिंग्स की तरह मानते हैं, अर्थात luck and risk are both the reality that every outcome in life is guided by forces other than individual effort। वे कहते हैं कि ये दोनों इतने समान हैं कि you can't believe in one without equally respecting the other। अध्याय की मुख्य थीम ये है कि हमें सफलता या असफलता को पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णयों या प्रयासों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें लक और रिस्क का बड़ा हाथ होता है। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। हाउसेल इस विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ ओरिजिनल एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला उदाहरण बिल गेट्स का है। बिल गेट्स की सफलता को अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत से जोड़ा जाता है, लेकिन हाउसेल बताते हैं कि इसमें लक की बड़ी भूमिका थी। गेट्स ने लेक साइड स्कूल में पढ़ाई की, जो 1968 में दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। उस समय 1 in a million हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैड एक्सेस टू ए कंप्यूटर, लेकिन लेक साइड के पास था। ये एक दुर्लभ लक थी जो गेट्स को मिली, जिसने उन्हें कंप्यूटिंग की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन रिस्क का पक्ष देखें, गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त केंट इवांस, जो उतने ही स्मार्ट थे और कंप्यूटर्स के प्रति उतने ही पैशनेट, वे भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बन सकते थे। लेकिन हाई स्कूल के दौरान एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यह 1 in a million चांस था, जो रिस्क का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि सफलता में लक कितना महत्वपूर्ण है और रिस्क कैसे किसी की जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा उदाहरण कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट और एनरॉन का है, जो रिस्क टेकिंग की प्रकृति को दर्शाता है। हाउसेल पूछते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरिंगली बोल्ड एंड फुलिशली रेकलेस। वेंडरबिल्ट को हम आइडियलाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉज को इग्नोर करके अपनी विजन के साथ एक साम्राज्य बनाया। वे बोल्ड रिस्क टेकर थे और उनका आउटकम सफल रहा। वहीं एनरॉन को हम क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने लॉज तोड़े और असफल हो गए। दोनों ही रिस्क टेकर्स थे, लेकिन आउटकम्स अलग अलग थे। इससे साबित होता है कि सफलता और असफलता में लक और रिस्क का कितना योगदान होता है और हमें एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स से सीखते समय सावधान रहना चाहिए। अध्याय में हाउसेल चेतावनी देते हैं कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या केस स्टडीज पर ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि ब्रॉड पैटर्न्स पर ध्यान दें, क्योंकि एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लाइक बिलियनियर्स या मैसिव फेलियर्स अक्सर न्यूज़ में डोमिनेट करते हैं, लेकिन वे लीस्ट एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि उनमें लक या रिस्क की एक्सट्रीम एंड्स शामिल होती हैं। Studying a specific person can be dangerous because we tend to study extreme examples, and the more extreme the outcome, the less likely you can apply its lessons to your own life। यदि हम केवल सक्सेस स्टोरीज पढ़ें तो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम इनविंसिबल हैं। वहीं केवल फेल्योर्स पढ़ने से हम कैलकुलेटेड रिस्क की भूमिका को ओवरलुक कर सकते हैं। फेल्योर से निपटने का ट्रिक ये है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इस तरह अरेंज करें कि अ बैड इन्वेस्टमेंट हेयर एंड अ मिस्ड फाइनेंशियल गोल देयर वोंट वाइप यू आउट, ताकि आप गेम में बने रहें और ओड्स आपके फेवर में आ सकें। कुल मिलाकर अध्याय से ये सीख मिलती है, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, Be careful who you look down upon and wish to avoid becoming। हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, लक को
एक्नॉलेज करना चाहिए और रिस्क को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख सकते हैं और अनसर्टेनिटी से डील कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस में स्किल और एफर्ट के अलावा अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम्बल रहें और ब्रॉड व्यू अपनाएं।